और मैं प्रदीप करम्बेलकर आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज ये बड़ा ही खुशनुमा दिन है। पहला तो एक पर्सनल लेवल पे कि आज मेरे लड़के अभिराम का जन्मदिन है। तो जैसे ही मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा चलिए अपन इस नई शुरुआत अपने बेटे के बर्थडे पे करता हूँ। और दूसरा, बहुत समय से नीलेश सर और आप सभी साथियों को बतला दूं, मेरा ऐसा विचार था कि अब जिस तरह से ये मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टर से के बारे में को इस मार्केट के बारे में या निवेश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनको बेहतर ढंग से सर्व कर पाए। एंड दैट वाज अ बेसिक रीजन कि हम टॉक डॉट विजन करके एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं यूट्यूब पर, जिसपे हम कॉर्पोरेट टॉक शोज शुरू कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विजन बिजनेस नेटवर्क। एज मैं नीलेश सर और आप सबको बतला दूं कि विजन नेटवर्क काफी हमारे जो कई सारे बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप से रिलेटेड, उन सभी का एक कंबाइंड स्वरूप है। ये सभी एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत आता है। इसमें बीएनआई भी है। हमारे साथ सहयोगी के रूप में जुड़े हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बीएनआई भोपाल दोनों ही, और मैं उन सभी साथियों का भी स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने इस पहले टॉक शो में नीलेश शाह सर का। सर नमस्कार। और वी आर प्रिविलेज, रियली आई फील ग्रेट एंड ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस। मेरा एक सपना था कि इतने बड़े आदमी के साथ कभी शायद मैं शेयर कर पाऊं स्टेज, और स्टेज ऑनलाइन ही सही, पर मैं आपके साथ कर पाया। दैट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। एंड सो मुझको इससे बेहतर, जब हम लोग ये सोच रहे थे सर कि हम ये प्रोग्राम कैसे लॉन्च करें और किसके साथ लॉन्च करें, तो सबसे पहली प्रायोरिटी, पहला नाम आप ही का था और आपने परमिशन दे दी। And that's a great honor for all of us. So on behalf of my whole company, organization, and BNI, I really thankful to you, Nilesh sir, that you are here. So Nilesh sir is here for today, talking about Indian economy, how we are looking towards economy 5.0, 5 trillion economy, and also he will talk about the latest NFO which is coming up. So I just read, sir, your brief. Nilesh Shah is a group president and managing director with Kotak Asset Management Company. Over 25 years experience, post his gold medalist in chartered accountants, और उसके बाद इनकी जर्नी बहुत बड़ी है। 25 साल से ये एक्सपीरियंस्ड है फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट में। मैनेज्ड फंड अक्रॉस इक्विटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट फॉर लोकल एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। आप कोटक ग्रुप के पहले सीनियर लीडरशिप रोल में थे, एक्सेस कैपिटल के साथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के साथ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ। मैं कुछ बतला दूं, नीलेश सर रिसिपिएंट है इनॉग्रल बिजनेस स्टैंडर्ड फंड मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके अलावा नीलेश सर has also been featured in top 50 people of India by India Today in year 2020. So such a great personality। और मैं खुद भी एक चीज से बहुत ही प्रभावित हूँ, और मैं आप सबको बतलाना चाहता हूँ कि नीलेश शाह सर उन कुछ लोगों में से है जो इकोनॉमी और फाइनेंस पर हिंदी में बात करते हैं। मतलब हमारे जैसे जो मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया से लोग आते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है कि आप बहुत बेहतर हिंदी बोलते हैं, जो हमारे लिए और हमारे निवेशकों के लिए और हमारे साथियों के लिए बहुत आसान पड़ती है। So over to you, sir. Now, once your is over, there will be few question answers, and that will be so. Over to sir, and we welcome on behalf of our group, BNI and BNI. Welcome, sir. थैंक यू प्रदीप भाई। वैसे मेरी हिंदी बम्बईया हिंदी ज्यादा है और क्लासिकल हिंदी कम है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ मार्केट और इकोनॉमी के बारे में कुछ चीजें शेयर कर सकूं। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं सर। या अगर इस वक्त की मार्केट के बारे में बात करनी है तो हमें सलीम अनारकली की कहानी को पढ़ना होगा। मुगले आजम करके एक मूवी आई थी जिसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप साहब और मधुबाला काम कर रहे थे। उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जहां अकबर अनारकली से कहता है, अनारकली, सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम महाबली अकबर तुम्हें जीने नहीं देंगे। हमारी मार्केट भी कुछ उस अनारकली की तरह है। उस अनारकली की तकदीर में सिर्फ एक अकबर था, अपनी मार्केट की तकदीर में 4 अकबर राजा है जो आज उसे परेशान कर रहे हैं। पहले अकबर राजा है व्लादिमीर पुतिन साहब। इन्होंने यूक्रेन में जंग छेड़ी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी उलट पलट कर दी। रशिया यूक्रेन युद्ध से
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर गिरती है। ऑयल ऊपर हम नीचे, ऑयल नीचे हम ऊपर, और ऑयल के दाम के ऊपर आज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन सिचुएशन की है। ऑयल से लिंक्ड इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा 2 महीने पहले रजिस्टर हुआ था। दुनिया के बाकी देशों में 4-4, 5-5 दशक के हाई इन्फ्लेशन रजिस्टर हो रहे हैं, और उस इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है फाइनल अकबर राजा जेरेमी पॉवेल, जो यूएस फेड के चेयरमैन हैं। यह यूएस फेड की ब्याज की दरों को कहां पे सेटल करते हैं, उसकी इम्पैक्ट न अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगी बल्कि अपनी इकोनॉमी और दुनिया भर की मार्केटों पे पड़ेगी। इस वक्त ये कहना मुनासिब होगा कि ऑयल, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन सिचुएशन या चाइना ताइवान सिचुएशन एंड यूएस फेड रेट, ये चारों चीजें अपनी मार्केट को इम्पैक्ट करते रहेंगे। ये बैकग्राउंड के अंदर जहां पे लग रहा है कि मार्केट नियर टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा, बेस्ड ऑन ये 4 फैक्टर कैसे प्लान आउट होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप ग्लोबल इकोनॉमी को समझिए। दुनिया भर की सेंट्रल बैंकर प्रिंटिंग प्रेस चला रही थी। 2008 से 2022 के बीच में कुछ 5-6 ट्रिलियन डॉलर बैलेंस शीट एक्सपैंड होके 28 ट्रिलियन पे पहुंच गई। आज जितने डॉलर एग्जिस्टेंस में है, उसके 40% से ज्यादा डॉलर सिर्फ पिछले साल अमेरिका ने प्रिंट किए। जब आप इस तरह से पैसा छापते हैं तो महंगाई का दर बढ़ता है। भारत में 8 साल की हाईएस्ट महंगाई है, जर्मनी में 40 साल की हाईएस्ट महंगाई है, यूके और अमेरिका में 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई आज दिख रही है। जब महंगाई सर से ऊपर चली गई तो सेंट्रल बैंकर्स अपने कदम उठाने लगे, ब्याज की दरें बढ़ाई, लिक्विडिटी कम करने की कोशिश की, और इन सारी वजह से जो एक रिस्क एपेटाइट बढ़ा था मार्केट का, वो कम होने लगा। इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखी क्रिप्टो या एनएफटी जैसे असेट क्लास के ऊपर। कुछ क्रिप्टो 70% गिरी, कुछ 100% गिरी, बट लिक्विडिटी कम होने की वजह से और ब्याज की दरें बढ़ने की वजह से क्रिप्टो का बबल बस्ट हो चुका है। हिंदी में एक कहावत है, आगे कुआं और पीछे खाई। ये कहावत यूएस फेड परफेक्टली एग्जाम्पलीफाई करता है। ब्याज की दरें बढ़ा दे तो यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, और अगर नहीं बढ़ाए तो इन्फ्लेशन में झुलसेगी। अब करे तो क्या करे? इनफैक्ट यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है। अगर ग्लोबल डेफिनेशन उन्हें अप्लाई करे तो मार्च 2022 क्वार्टर में उनकी इकोनॉमी 1.4% कम हुई थी, जून 2022 में 0.9% हुई थी। यह इंटरनेशनल डेफिनेशन के अनुसार किसी भी कंट्री को रिसेशन में दिखाता है। ऑब्वियसली अमेरिका के खुद के रूल है, तो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम रिसेशन में है। एक रिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमी को, अमेरिका को जो मिल सकती है, वह कमोडिटी प्राइस के करेक्शन से है। दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रही है, उसका थोड़ा बेनिफिट ग्लोबल इकोनॉमी को मिलेगा। एक चीज तय है कि जब इन्फ्लेशन टॉप आउट हो जाता है, मार्केट की बॉटम बनती है। भारत में इन्फ्लेशन 7.8% पे इस साल के लिए टॉप आउट हो गया है। क्या इक्विटी मार्केट की बॉटम 15,200 पे बन गई? शायद लगता है कि यस, यह पुराना एक्सपीरियंस, पुराना वाकया भारत में रिपीट होगा। एक लाइटर वेन में देखें तो एक मूवी चल रही है जिसमें पहला हाफ हॉरर मूवी जैसा है,
इन्फ्लेशन ऊपर था तो उसको काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट काटे गए, लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, लिक्विडिटी काटी गई, डिमांड को कर्टेल किया गया और उस वजह से ग्रोथ कम हुआ या नेगेटिव हुआ। ये सारी चीजों की वजह से मार्केट्स बोथ इक्विटी, क्रिप्टो, फिक्स्ड इनकम करेक्ट हुई। अब इस मूवी की हैप्पी एंडिंग चाहिए तो ये हॉरर मूवी के बाद एक मसाला मूवी चलेगी जिसमें इंटरेस्ट रेट काटे जाएंगे, लिक्विडिटी प्रदान की जाएगी, डिमांड को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्रोथ को सपोर्ट किया जाएगा और महंगाई का दर कम होने के बाद ये सारे स्टेप ले पाएंगे। जब तक ये सेकंड हाफ नहीं आएगा इस मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। आज की तारीख में मार्केट ये प्राइस कर रहा है कि यूएस फेड दिसंबर 22 तक 4.25% ब्याज पे पहुंच जाएगा और 2023 के मिडल से जून 2023 से वो रेट काटना चालू कर देगा। इस ग्लोबल माहौल में जहां पे हर कंट्री कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जुलझ रहा है, इंडिया इज ट्रूली ओएसिस इन द डेजर्ट। बाहर सैंडस्टॉर्म है लेकिन भारत एक ओएसिस इन द डेजर्ट की तरह शांत है। अब ये सैंडस्टॉर्म थोड़ा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर इंपैक्ट आ सकती है, लेकिन जब डस्ट सेटल होगी तो हमारी इकोनॉमी निखर के बाहर आएगी। पिछले 10-12 दिनों की कुछ हेडलाइन पढ़िए आप। अगर मैं इस कॉल पे कहूं कितने लोगों ने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरे हैं, मुश्किल से एक आध बंदा ऐसा निकलेगा। अगर यही कॉल मैं अमेरिका में करता तो 1/6 ऑडियंस कहता कि हमने इलेक्ट्रिक बिल टाइम पे नहीं भरे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में 2 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे हैं, 12 करोड़ घर में, जिन्होंने अपने यूटिलिटी बिल समय पर नहीं भरे हैं। Every 1 in 6 American is a defaulter on their utility bill. जर्मनी पे आए तो वहां पे उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ, हमें मालूम है जर्मन सिटीजन्स को बहुत तकलीफ हो रही है, हम उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन के तकरीबन 1 लाख पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं एंड 18 महीनों के अंदर हम उन सारे जर्मन सिटीजन्स के खाते में पैसा जमा कर देंगे जिन्हें मदद की जरूरत है। 1 लाख ट्रांजैक्शन प्रतिदिन प्रोसेस करते हैं। भारत में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन से ज्यादा प्रतिदिन प्रोसेस हो सकते हैं। इट शोज कि जर्मनी की पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कितनी पिछड़ी हुई है। भारत में या दुनिया के बहुत सारे देशों में एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को फेंका जाता है। यूके में उन्होंने अब एक्सपायरेशन डेट के लेबल फेंकने का कानून बनाया है। जो गरीब लोग हैं वो एक्सपायर्ड फूड आइटम सुपर मॉल से खरीद पाएंगे। उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। रशिया की तरफ आए तो अभी उनकी लार्जेस्ट ऑयल कंपनी के चेयरमैन अस्पताल की खिड़की से नीचे गिर के मर गए। 6 महीने पहले उन्होंने रशिया ने यूक्रेन पे जो धावा बोला है उसके खिलाफ बातें कही थी। ये ऐसे 8वें बिजनेसमैन है जिनकी मृत्यु शंकास्पद स्थिति में हुई है। ये सारे न्यूज आइटम दिखाते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में अनेक प्रकार की समस्या है। उसके सामने अब भारतीय स्टोरी पढ़िए। मैकिन्सी के ग्लोबल सीईओ भारत आए थे और वो कहते हैं ये भारत का साल या डिकेड नहीं, पूरी सेंचुरी भारत की है। 2021 में 2 सिटी थे भारत के जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आते थे। 2022 में 6 सिटी भारत से है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आते हैं। इनफैक्ट अभी मैं अमूल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था। हम हमेशा अमूल की एडमिरेशन में है बिकॉज ये भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी बनी हुई है।
अमूल के जो वर्कर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो भारत से, रूरल इंडिया से, इरमा जैसी यूनिवर्सिटी से आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी की मल्टीनेशनल कंपनी आईआईटी, आईआईएम के चुनिंदा लोगों को लेती हैं। उसके बावजूद अमूल का टर्नओवर at 61,000 crore is more than हिंदुस्तान लीवर टर्नओवर। इस एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अमूल 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। अगर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हुआ तो उनका टर्नओवर 18 लाख करोड़ रुपए होगा। एक तरफ हम अमूल की सराहना करते हैं बिकॉज ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ी फूड कंपनी है, दूसरी तरफ अमूल यूनिलीवर से बड़ी फूड कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है। और कोई होता तो शायद हम इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मान लेते, बट ये तो अमूल है। इसने भारत को मिल्क इंपोर्टर से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। दुनिया भर की कोऑपरेटिव सोसाइटी 100 रुपए कमा के 30 रुपए अपने मेंबर को देती है। अमूल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 100 रुपए कमा के 85 रुपया अपने मेंबर को देती है। इन्होंने जो किया है वो काबिले तारीफ है और पहले इम्पॉसिबल लगता था जब तक इन्होंने करके दिखाया। अब क्या अमूल दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी बन सकता है 2047 तक? आई विल पुट माई मनी ऑन इट। दिस इज द हेडलाइंस अबाउट इंडिया। दिस इज व्हाई वी से इंडिया इज ओएसिस इन द डेजर्ट। पिछले 30 साल से अमेरिकन इन्फ्लेशन भारतीय इन्फ्लेशन से 5% ज्यादा था। अब 11 महीनों से भारतीय इन्फ्लेशन अमेरिकन इन्फ्लेशन से 2% नीचे है। जो पहले 30 या उसके आगे वाले सालों में नहीं हुआ वो अब 11 महीनों में हो रहा है। इनफैक्ट भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को इंप्रूव किया है। बाकी सारे लोगों ने कोविड से बचने के लिए डेट का सहारा लिया। भारत ने उस समय काल में भी डेट का उतना सहारा नहीं लिया एंड 2008 के सामने 2022 में डेट टू जीडीपी रेशियो 6% कम कर दिया है। 2013 के सामने अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। मोटा मोटा साल का 60 से 75 बिलियन डॉलर भारत में निवेश हो रहा है। फरवरी 2021 के पहले एक महीना था जब भारत ने 30 बिलियन डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट किया था। फरवरी 21 के बाद हर महीने हम 30 बिलियन डॉलर का गुड एक्सपोर्ट करते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्ट्रीज में 75% के ऊपर पहुंच गया है। जनरली इस लेवल के आसपास प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द कंट्री एज अ होल पेंडेमिक लेवल से 20% से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 6 महीनों से जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट 2016 से 2023 के बीच में दुगना हो गया है। 10 ट्रिलियन रुपी से 21 ट्रिलियन रुपी हो गया है। अगर हम देखें कि दुनिया की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो पहले 1 से 10 में चाइनीज सिटीज ही आती थी। आज टॉप 3 सिटी भारत में है, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर। कोई ये भी कह सकता है कि नीलेश भाई ये बाकी सारी सिटीज ने तो अपनी ऑफिस से बना ली है, हमने ही नहीं बनाई है इसलिए कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंडिया टुडे आर लाइकली टू बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बैंकों ने लेंडिंग करना चालू कर दिया है। क्रेडिट ग्रोथ
15% से ज्यादा है। मोर इंपॉर्टेंटली, इस क्रेडिट ग्रोथ में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का शेयर तेजी से बढ़ा है। लार्ज कंपनीज है, उनका क्रेडिट ग्रोथ 2-3% के आसपास है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी का क्रेडिट ग्रोथ 35 से 40% के आसपास है। एक डर यह है कि अगर बैंक इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या नए मल्ल्या, नए मोदी, नए चोकसी खड़े होंगे? एटलीस्ट इस वक्त ऐसा नहीं लगता, बिकॉज अगर एक कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो उसके सामने 5 कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो रही है। ऐसा हमने पहले पास्ट में कभी नहीं देखा था। बारिश इस बार काफी अच्छी हुई है। मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ और अपने जो रिजर्वियर्स है, डैम्स है, लेक्स है, उसमें वाटर लेवल पिछले 10 साल की एवरेज के 25% ज्यादा है। मेरे हिसाब से मॉनसून खत्म होते हुए ये लेवल शायद 35 से 40% पहुंच जाएगा। अगर लेक रिजर्वियर में पानी है तो रबी क्रॉप भी अच्छा होगा। खरीफ क्रॉप ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई आने वाला है डिस्पाइट ड्रॉप इन राइस। खरीफ प्लस रबी पुट टुगेदर वी विल क्रॉस लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फसल अच्छी होगी तो किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा तो रूरल इकोनॉमी ठीक ठाक करेगी। हमारी इकोनॉमी में एक ही वीक स्पॉट था, दैट वाज कंजम्पशन। कोविड-19 के तहत निचले तबके के लोगों को काफी चोट पहुंची थी। उन्होंने कर्जा लेके 2 साल गुजारे थे और जब आज उनकी इनकम चालू हो गई है तो पुराना कर्जा उतार रहे हैं, नया खर्चा नहीं कर रहे हैं। उस वजह से पिछले 9 महीनों से हमारी एफएमसीजी सेल्स वॉल्यूम टर्म्स में नेगेटिव थी। अक्टूबर दिसंबर 21 में 3% नेगेटिव थी, जनवरी मार्च में 4% नेगेटिव थी, अप्रैल जून में 0.7% नेगेटिव थी। हम इंडिया के कुछ गिने चुने मॉल का सेल्स ट्रैक करते हैं। उस हिसाब से बंबई में, बेंगलोर में, पुणे में, चेन्नई में, ये हर मार्केट में मॉल का सेल्स पिछले साल से तकरीबन दुगने से ज्यादा है। और लखनऊ जैसी जगह पे जहां पे मॉल का सेल्स थोड़ा कम हुआ है वो शायद इसलिए बिकॉज बाजू में एक बहुत बड़ा लुल्लू मॉल खुला है। तो ओवरऑल लगता है कि जुलाई के आंकड़े शॉपिंग मॉल्स के दिखाते हैं कि मेरे हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारा कंजम्पशन नंबर जो पिछले 9 महीने से नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी में एक रेड सिग्नल है और वह है रुपी का अप्रिसिएशन, जो भारत की डेफिसिट को अनसस्टेनेबली हाई कर रहा है। हम डॉलर के सामने 5-6% गिरे जरूर है, लेकिन येन के सामने, यूरो के सामने, पाउंड के सामने अप्रिशिएट हुए हैं। आज जापानीज, यूरोपियन और इंग्लिश कंपनी का एक्सपोर्ट भारत में सस्ता हुआ है और हमारा एक्सपोर्ट इन मार्केट में महंगा हुआ है। इस वजह से हमारी ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $30 बिलियन चल रही है। इस डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें लगता है कि रुपया 80 के उस पार चला जाएगा। आरबीआई ने बड़ी सपोर्ट की है रुपये को 80 के नीचे रखने के लिए, बट हमें लगता है आने वाले 2-3 महीनों में रुपया 80 के उस पार चला जाएगा, नहीं तो ये डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर ऑयल प्राइस $100 के नीचे रहता है तो महंगाई की पीक एट 7.8% 2 महीने पहले हम पसार कर चुके हैं। अब यहां से महंगाई का दर नीचे ही जाना चाहिए। ऑब्वियसली महंगाई इज डिपेंडेंट अपॉन ऑयल एंड ऑयल में 2 प्रकार के व्यू मिल रहे हैं। अगर सब कुछ सही तरीके से निकले तो ऑयल शायद $65 के आसपास मिलेगा, और अगर सब कुछ गलत होता है तो ऑयल $380 पे भी पहुंच सकता है।
ऑयल $65 पे तो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, मार्केट भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर ऑयल $380 पे पहुंच गया तो इकोनॉमी कोलैप्स होगी और मार्केट भी करेक्ट होगी। मैं कुछ समय पहले CII डेलीगेशन का पार्ट था, जहां पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी आई हुई थी। उनसे पहले मुझे 5 मिनट मिले थे बोलने के लिए अबाउट इंडिया। तो ये स्लाइड मैंने विदेशी निवेशकों के सामने रखी थी। 2014 में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 2021 में 6th लार्जेस्ट हुए, 2022 में 5th लार्जेस्ट एंड 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। तकरीबन 16 सालों में 10वीं रैंक से तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। इतनी फास्ट मूवमेंट चाइना के सिवा किसी और देश ने नहीं की है। मोर इंपॉर्टेंटली, हमारा जो ग्लोबल जीडीपी में मार्केट शेयर है वो 2.6% से 2014 में 3.2% 2021 में पहुंचा, अब 3.5% के आसपास है और 2030 तक 5 से 6% के आसपास होगा। एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर बहुत कम रहा है, 2% से मुश्किल से बढ़ के 2.2% हुआ है। हमारा जो जीडीपी का मार्केट शेयर है 3.2%, उसके सामने एक्सपोर्ट्स मार्केट शेयर 1/3 लोअर है एट 2.2%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहले हमें ₹2 मिलते थे, आज ₹7 मिल रहे हैं। ज्यादा पैसा आएगा तो उतना ही हम निवेश कर पाएंगे। ऑटो में हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे, आज जापान, यूएस और चाइना के पीछे 4th लार्जेस्ट है और कुछ साल में हम जापान को ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। बनाते भले ही अल्टो हो, फरारी या मर्सिडीज नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर। स्टील में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, अब 2nd लार्जेस्ट बन गए हैं। मोबाइल फोन में 12th लार्जेस्ट थे, अब 2nd लार्जेस्ट हो गए हैं। आज आप iPhone 13 खरीदेंगे तो रीजनेबल चांस है कि आपको मेड इन इंडिया iPhone 13 मिलेगा। कल आप iPhone 14 खरीदेंगे तो हो सकता है पहले 30-40 दिन के लिए मेड इन चाइना मिले, बट उसके बाद वापस मेड इन इंडिया मिलना चालू हो जाएगा। 2014 में भारत में 4 यूनिकॉर्न थे, 2022 में 106 है। हमारा मार्केट कैप शेयर ब्रिक्स कंट्रीज में 13.5 से 21.5% हो चुका है और इमर्जिंग मार्केट में 6.6% का 12% हो गया है। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, भारत की प्रगति, भारत की उन्नति आंखों को दिख रही है और इसी वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले कंफ्यूज्ड रहे, भले ऑयल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और रशिया यूक्रेन जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर से इंपैक्टेड हो, लॉन्ग टर्म में यह मार्केट काफी अच्छा लगता है। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपनी प्रगति की राह से गुमराह करने के लिए बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आएंगे। आप लेफ्ट वाला चार्ट देखें तो इंडिया इज द लोएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन। हमारी कार्बन एमिशन दुनिया में सबसे कम है ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। कुछ इंस्टीट्यूशन इसके बावजूद हमें कह रहे हैं कि हमें नेट जीरो टारगेट 2050 का लेना चाहिए कार्बन एमिशन के लिए और उस वजह से हमारी जीडीपी में तकरीबन 7% ग्रोथ मिलेगी 2032 तक। यही इंस्टीट्यूशन जब ब्रिटेन जाते हैं तो कहते हैं कि नेट जीरो एमिशन पॉलिसी मत फॉलो करना वरना आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। हमें कहते हैं ये दवाई कारगर है और ब्रिटेन को जाके कहते हैं दवाई गलती से मत लेना, आप मर जाएंगे। तो हमें अपनी राह से गुमराह करने के लिए बहुत सारे प्रेशर रहेंगे, हमें वही डिसीजन लेना है जो हमारे भले के लिए हो।
इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मार्केट में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले तो कन्फेस करना पड़ेगा कि भाई मार्केट प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। जून में उनकी प्रिडिक्शन निफ्टी की 14.5 थी, अब अगस्त में जैसे मार्केट बढ़ी तो 19,500 कर दी। मार्केट किसी के बोलने पे नहीं चलता, वो अपनी चाल चलता है। एफपीआई की सेलिंग भारत में 2008 के बाद सबसे ज्यादा 2021-22 में देखने को मिली। कुल मिला के $32 बिलियन का माल उन्होंने ये 9-10 महीनों में बेच दिया। इसका एक कारण यह है कि हम अपने पीयर ग्रुप से काफी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट ये कहेगा भाई सोना खरीदना है तो सोने के भाव पे ही मिलेगा, कॉपर के दाम पे तो नहीं मिलेगा। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि भारत में जितनी पॉजिटिव न्यूज है वो ऑलरेडी इस प्रीमियम पे डिस्काउंट हो चुकी है और यहां से हमें एक्सपेक्टेशंस के अनुसार डिलीवरी देनी पड़ेगी। दूसरा एफपीआई का सेलिंग का कारण यह है कि भारत में प्रॉफिट था तो बुक कर सके, बाकी मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं था तो कहां पे बुक करते। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील मार्केट देखिए, पिछले 12 सालों का रिटर्न है -2%, एंड ये तो अभी ब्राजील में पैसा निवेश किया उसके बाद का रिटर्न है। अगर 30-40 बिलियन डॉलर बेचते तो ये -2 की जगह पे शायद -20 होता। इमर्जिंग मार्केट ने कुल मिला के 2014 से जितना रिटर्न दिया उससे 4 गुना ज्यादा रिटर्न भारत ने दिया है। 12 सालों में 6 गुना ज्यादा रिटर्न भारत ने दिया है। 20 सालों में भारत ने 1.5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो प्रॉफिट यहीं पे था, गोरे यहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तीसरी चीज यह थी कि भारतीय मार्केट में एग्जिट मिल रही थी। आपने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा, लोगों ने खरीद लिया। बाकी किसी मार्केट में उतनी डेप्थ कहां कि इतना माल बेच सके। तो गोरों की जो सेलिंग हुई है उसके 3 कारण थे। यहाँ पे प्रॉफिट था, वैल्यूएशन वाइज हम अपने पीयर ग्रुप से एक्सपेंसिव थे, और तीसरा भारत में एग्जिट था। आप $30 बिलियन बेच के पैसा घर पे लेके जा सकते थे। हालांकि अब गोरों को भी समझ में आ गया दूसरी मार्केट में एंट्री इजी है, एग्जिट मुश्किल है। भारत में एग्जिट इजी है, एंट्री कॉस्टली है। जब उन्होंने 32 मिलियन माल बेचा तो निफ्टी 18,500 से 15,200 पे आ गई। अभी उन्होंने कुल मिला के 55,000 करोड़ का माल खरीदा है और 15,200 की निफ्टी 18,000 के आसपास आ गई है। तो और मार्केट में एंट्री इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। हमारी एक मार्केट ऐसी है जहां पे एग्जिट इजी है बट एंट्री के लिए पूरे दाम चुकाने पड़ेंगे। लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में इक्विटी मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के थोड़े ऊपर के प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। ग्रोथ अच्छा है इसलिए लोगों में विश्वास है, तो 10% प्रीमियम देके भी इक्विटी खरीद रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अब हिस्टोरिकली एवरेज लेवल से ऊपर आ गई है। इस कोविड-19 समय में हर किसी ने कॉस्ट कंट्रोल की, हर किसी ने जितनी तरीके से पैसा बचा सके बचाया। ये सारी चीजों ने मिला के कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर कर दिया है। यह प्रोबेबली एक स्लाइड है जो गोरों को मैं दिखाता था कि भैया इसलिए आपको भारत में लॉन्ग टर्म निवेश करना है। पिछले 20 सालों में ऑयल के दाम $100 2008, 2011-13 और 2022 में टच हुए। हमारी कुंडली का राहु कहो केतु कहो, वह हायर ऑयल प्राइस है। ऑयल ऊपर हम नीचे, ऑयल नीचे हम ऊपर। 2008 में जब ऑयल प्राइस $100 के आसपास पहुंचा, हमें जोर से चोट लगी, बिकॉज उस वक्त हमारी जीडीपी ब्राजील और रशियन जीडीपी के 1/3 के बराबर थी।
2022 में ऑयल के दाम 100 पे पहुंचे, हमें उतना पेन नहीं हुआ बिकॉज अब हमारी इकोनॉमी ब्राजील और रशिया की कंबाइंड इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है। कमोडिटी प्रोड्यूसिंग नेशंस लाइक ब्राजील एंड रशिया वहीं खड़े रहे और कमोडिटी कंज्यूमिंग नेशन लाइक इंडिया अपने बुलबेते पे उनके बराबर हो गया। एक नियम है स्टॉक मार्केट में, अगर आप गिरती हुई मार्केट में खरीदे तो आपको बढ़ती हुई मार्केट का पूरा लाभ मिल सकता है। We believe India is a secular growth story. It is always buy on the dip market, where if you have sufficient time horizon, then buying on the dip will provide you great returns going forward. इस वक्त हमारा व्यू है कि आप इक्विटी पे न्यूट्रल एलोकेशन बनाइए। आपकी जितनी रिस्क एपेटाइट है, जितना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से निवेश करिए। एंड जब भी करेक्शन आए मार्केट में तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। आर वैल्यूएशंस आर एट अ प्रीमियम टू पीयर ग्रुप एंड आइदर प्राइस यहां पे रहे और करेक्शन आ जाए, या प्राइस नीचे जाए और करेक्शन ठीक हो जाए। इसलिए बाई ऑन डिप और every correction is an opportunity to increase allocation in equity. Let me take now a few minutes to talk about Kotak Business Cycle Fund, which we opened on 7th of September. It is closing on 21st of September. यह हमारा हरफन मौला फंड है। इसमें फंड मैनेजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहां चाहे उस सेक्टर में निवेश कर सकता है। वह जिस कैपिटलाइजेशन में लार्ज मिड स्मॉल जाना चाहे वो जा सकता है। इस बिजनेस साइकिल फंड में हम इस वक्त ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस प्रकार के क्षेत्र में ओवरवेट करेंगे। आने वाले 6 से 12 महीनों के अंदर हम आईटी और फार्मा क्षेत्र में भी निवेश करने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो जाए या थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाए, हमारे हिसाब से अगर कोई निवेशक इस फंड में एसआईपी करता है तो वो उसके लिए सबसे उचित इन्वेस्टमेंट होगा भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर लमसम निवेश करता है तो एक थोड़ा होराइजन लंबा रखना, इंस्टेंट चमत्कार की आशा मत रखना, बट विथ अ लॉन्गर टर्म होराइजन even lump sum investment in this fund is fine. We look forward to your participation in this fund, but that was the last slide of my presentation. Happy to take your questions. Awesome, sir. Thank you very much for this great presentation. And I think बहुत सालों से हमने इतना, जिसको सार गर्भित कहते हैं, about Indian economy, we have not done this and studied this. I think everybody in our room can have a clap for Nilesh sir on the chat box, so that we have gone through such a wonderful knowledge sharing session. So that's a clap from our side, sir. It's a wonderful session. And we just want to ask sir, how you see Indian market in next 2-3 years. So I know that you will say that I don't predict markets, but yes, still we want to understand that how you see markets and which industries you feel are more to invest, or you can say to look upon where to invest and where people can grow there. Because BNI, BMA, all these organizations are basically an organizations of entrepreneurs, MSMEs. So where they see and which sectors which you feel can be a sunrise industries for India. So, Pradeep bhai, India is a rising tide. As long as you are sitting in a boat which does not have hull, it will continue to rise. Some boat may rise faster, some boat may rise little less, but eventually rising tide will lift all the boat. You just have to ensure that you are not invested in that boat which has a hole. What is a hole in corporate parlance? Misgovernance. Any company which is not following right dharma of governance is going to disappoint investors. Overall, we believe our economy
is in a fine state. But if globally things go wrong, there will be some impact on our economy. If economy gets impacted, market cannot remain immune. There will be ups as well as down in the market. But you take a 3-year, 5-year, 10-year view, the journey of India to 5 trillion and 6 trillion and beyond is certain. If we grow at about 7.5% every year over next 25 years, by 2047, we will be $20 trillion economy. So point A to point B from an economic point of view is a straight rising line. It is the market which will have ups as well as down, a roller coaster ride. Over next 3, 5, 7, 10, across all time periods, we believe India economically as well as market point of view will do well. But that doesn't mean that there will be no volatility or correction in between. Market ऊपर नीचे करती रहेगी, but if you stay invested, you will have the maximum return in this market. आप ये कहना चाहते हैं कि हम इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में एसआईपी करते रहें तो ये सारे अप्स एंड डाउन को हम ज्यादा बेहतर कवर कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। एसआईपी में आप ऊपर के लेवल पे भी निवेश करते हैं, नीचे के लेवल पे भी निवेश करते हैं, तो एसआईपी रहिए, एसआईपी चालू रखिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक और गुरु मंत्र है, जब एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव हो जाए या कम हो जाए तब आप उसमें टॉप अप कर दीजिए। अगर आप लेट्स से हर महीने 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं और पता चला कि एसआईपी के रिटर्न अभी 1 से 5% है, तो 1 लाख की जगह पे 1,50,000 की कर दीजिए। और जब भी लगे कि एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव हो चुके हैं, -0.5 है, -5 है, तो 1 लाख की जगह 2 लाख कर दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर पाए लंबे समय के लिए एसआईपी, और जब जब एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव हो, कम हो, तब टॉप अप, तो योर पोर्टफोलियो रिटर्न थ्रू एसआईपी विल बी वन ऑफ द बेस्ट। आपने बताया लोग मुझसे पूछते हैं कि मार्केट करेक्शन होने वाला है, आई डोंट थिंक वी शुड वर्क, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि करेक्शन हो गया। यू मीन टू से दैट वी रिमेन इन्वेस्टेड एंड कीप इन्वेस्टिंग जब भी करेक्शन हो, क्योंकि सुनने में आता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन होने वाला है, 6 महीने में करेक्शन होने वाला है, 1 साल 2 महीने में करेक्शन होने वाला है। दिस ऑलवेज इन द माइंड। इवन इन्वेस्टर जब हमारे पास आते हैं तो हमसे कहते हैं सर बस अब करेक्शन होने वाला है, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाट यू बिलीव इन दैट? मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन बाय इन्वेस्टिंग। एंड हम कौन होते हैं जो मार्केट की चाल को प्रिडिक्ट कर पाए? जनवरी 2020 में क्या मैं प्रिडिक्ट कर पाया था कि मार्केट 7,500 तक गिरेगा? आंसर इज नो। मार्च 2020 में जब मार्केट 7,500 निफ्टी पे था, तो क्या हम ये कह पाए थे कि 18,500 निफ्टी अक्टूबर 21 में देखेगी? आंसर इज नो। देयर इज नो वन हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। ऑल वी कैन से कि आज के वैल्यूएशन पे कम लेना चाहिए या ज्यादा लेना चाहिए। Thank you, sir. I invite few members of us who are looking for asking some question. I request R.J. Dwivedi sahab, who is a co-chairman with Bhopal Management Association. He wants to ask something. So, R.J. Dwivedi sahab, are you there? आप स्पीकर ऑन? हाँ, यस, बोलिए द्विवेदी साहब। यस, यू हैव म्यूटेड। निवेश शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इंडियन इकोनॉमी पे बात की, बहुत सारे फंडास क्लियर हो गए। लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। तो मेरा लेकिन 2-3 थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा दिखाया, हमारा रोजी पिक्चर हमको बहुत अच्छा लगा। पर जिस तरह से आपने कहा कि अनारकली के 4 अकबर है, उसी तरह अपने अर्थव्यवस्था के जो 4 स्तंभ हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, तो ये हम जरा थोड़ा हमारा कंजम्पशन ये कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, वो अकबर धोखा देता रहता है। देन हमारा जैसा देखिए एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज, और डॉलर जो रुपए से 80 जाने वाला है, जो आपने बताया, उससे हमको थोड़ा पसीना और आ रहा है, क्योंकि यदि 80 हुआ और 80 के ऊपर गया
और यदि हमारा इंपोर्ट इसी तरह चलता रहा, एक्सपोर्ट हमने चावल का, गेहूं का, सबका बंद कर दिया है। और खरीफ की बुवाई आपने कहा मानसून इज गोइंग, ये मानसून ऐसा है कि कहीं पे बाढ़ के नुकसान कर रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही, तो ओवरऑल एवरेज इज ऑल राइट। लेकिन हमारा जो खरीफ की सोइंग है दैट हैज रिड्यूस्ड 32%। So the rice production will be hampered. आप ये तो मेरा इसमें है कि जैसा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी था के बारे में आपका टॉपिक था, तो हमारी एवरेज जीडीपी 7% पे चल रही है। तो क्या आप होपफुल है कि 2024 में 2024 में ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगी? मेरा अंदाज ये था कि यदि 9% एवरेज चलती होती तो 5 ट्रिलियन होती, पर वी आर हम हाँफ रहे हैं 6.8 और 7 के आसपास। तो दिस इज वन, तो ये होगी कि नहीं। दूसरा ये जो फिक्स्ड बिकॉज लेंडिंग रेट तो इनने वो कर दिया आरबीआई ने, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनके एफडी रेट को नहीं बढ़ाया। एफडी रेट वही 6% पे चल रही है, इन्फ्लेशन 7% है, एफडी रेट 6% पे, तो देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस। आई थिंक यू विल थ्रो लाइट सम ऑन दिस। पर आपके लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इट वाज वेरी नाइसली वेरी। और थोड़ा सेविंग परसेंटेज क्या है सर, ये इसके बारे में बता दीजिएगा। सो द्विवेदी जी, जैसे आपने बताया, कुछ एरियाज में ज्यादा बारिश गिरी है, कुछ एरियाज में कम गिरी है। इस बार नेचर का अजूबा है कि राजस्थान में बारिश उत्तर प्रदेश से ज्यादा हुई है, डेजर्ट में बारिश ज्यादा है और प्लेन में कम है। बट अगर ओवरऑल खरीफ सीजन को देखें तो जहां बारिश कम गिरी वहां पे राइस ग्रोइंग एरिया थे, तो वहां पे जो क्रॉप है या सोइंग है वो तकरीबन 12% कम है। बट ओवरऑल अगर देखें टोटल खरीफ सीजन सोइंग वो सिर्फ 3% कम है। एंड ये 3% कमी उतनी बड़ी नहीं है कि हमारे खरीफ प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सके। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर रिजर्वियर में पानी है तो रबी सीजन और अच्छा हो सकता है। खरीफ और रबी सीजन दोनों को कंबाइन कर ले तो मेरे हिसाब से फूड प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से ज्यादा होगा, अलबत्ता राइस में थोड़ा कम होगा। सेकंड, हमने 2019-20 में 10 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया था, 2021 में 21 मिलियन टन किया, और इस साल तकरीबन 16-17 मिलियन टन करेंगे। ये दुनिया की 40% राइस एक्सपोर्ट्स में हमारी शेयर होगी। तो यस, 21 के सामने 16-17 होना कम है, बट 10 के सामने फिर भी 60-70% ग्रोथ है। ब्रोकन राइस को देखे तो 2020 में हमने 200,000 टन एक्सपोर्ट किया था। इस साल के 5 महीनों में 2.6 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो गया है। तो हमारी राइस एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट प्रोडक्शन कमिंग डाउन इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द स्टॉक्स विच वी वर होल्डिंग। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में कुछ एरियाज में डेफिनेटली बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम होगी, कुछ एरियाज में दुकाल की वजह से प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल मिला के प्रोडक्शन पिछले साल से ऊपर ही रहेगा। सेकंड चीज कंजम्पशन की रही। कोविड-19 ने कंजम्पशन को हिट किया था, स्पेशली नीचे तबके के जो लोग थे, बॉटम ऑफ द पिरामिड, उनकी आजीविका के ऊपर कोविड की वजह से जब बड़ा मार गिरा था। वो 1.5-2 साल उन्होंने बोरोइंग करके या अपने घर की चीजें बेच बाच के काम चलाया। अब इनकम रिस्टोर हो गई, बट वो पूरा पैसा खर्चा करने की जगह पे पुराना कर्जा चुका रहे हैं या अपनी जो बैलेंस शीट बिगड़ी हुई थी उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो पिछले 9 महीनों से कंजम्पशन नेगेटिव चल रहा था, बट अब जुलाई के जो नंबर्स आए हैं उसमें लगता है कि अब कंजम्पशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरीके से अपनी इकोनॉमी की साइकिल गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रही थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों पीछे था, और उस वजह से 2018 से लेकर 2021 तक जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही थी। अब कंजम्पशन भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट भी चलेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी चलेगी,
तो कुल मिला के ग्रोथ की रफ्तार वापस 7% के ऊपर बन जाएगी। क्या हम 2024 या 2025 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं? बहुत मुश्किल लगता है। अनलेस अनटिल रुपया $60 के आसपास हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो, तो $5 ट्रिलियन 2024-25 में हो सकता है, बट ये चमत्कार होना नामुमकिन लगता है। तो हमें लगता है कि हम शायद 2026 के आसपास 5 ट्रिलियन हो सकते हैं अगर यहां से ग्रोथ की रफ्तार और तेज की, नहीं की तो 2027 तक 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे और 2030 तक 6 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सेविंग्स की देखें तो सेविंग्स के मामले में भारतीय लोग काफी ठीक ठाक है। बाकी लोगों की तरह हम खर्चा ही नहीं करते, सेविंग्स करते रहते हैं, लेकिन उस सेविंग्स की निवेश करने में हम हमेशा गलत हो जाते हैं। हमारे देश में पिछले 21 सालों में हम तकरीबन $440 बिलियन का सोना नेट इंपोर्ट कर दिए। ये मतलब एक ऐसी चीज है कि हमारी हालत खस्ता है और हॉस्पिटल में जाके हम ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। हमें खुद को पैसों की जरूरत है और $430 बिलियन हमने बाहर बेच दिया। अब इसके अंदर गोल्ड स्मगलिंग का अगर डेटा डाले तो मोटा मोटा $600 बिलियन 21 साल में हमने बाहर बेच दिया। एक जगह पे हम हाथ में कटोरा लेके बाहर घूमते हैं, लोगों से पैसा लेके आते हैं, और फिर दूसरी जगह उसी कटोरे में इतना बड़ा छेद रखा है कि जो आया वो तो गिर जाता है, ऊपर से खुद का और गिरा देते हैं। तो सेविंग्स में वांधा नहीं है, निवेश में प्रॉब्लम है। अगर हम सोने में निवेश करने की जगह पे वो पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में रोके, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, तो वो पैसा भारत में रहेगा और भारत की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अगर ये $600 बिलियन पिछले 21 साल में बाहर नहीं गया होता तो आज अपनी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के ऊपर होती। हमने तकरीबन 40% ऑफ अपनी इकोनॉमी कम कर दी बिकॉज हमने निवेश ढंग से नहीं किया। होपफुली धीरे धीरे लोग सोने में निवेश करना कम कर देंगे। जो हमने सोना जमा किया है $3 ट्रिलियन के आसपास या $2 ट्रिलियन के आसपास या $2.5 ट्रिलियन के आसपास, उसमें से थोड़ा पैसा हम अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी में लगा पाएंगे। वैसा होता है तो 2030 से पहले $6 ट्रिलियन बन जाएंगे। वैसा नहीं होता है तो 2030 के बाद बनेंगे। तो निवेश को सुधारने की बहुत जरूरत है और वहां पे कुछ कदम उठे जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, बट बहुत सारे कदम उठाने बाकी है। अमेजिंग सर, अमेजिंग, दिस वाज अ वंडरफुल आंसर। एंड ये तो पहली बार ही मुझे पता लगा कि सोने में अगर हम कम निवेश करना शुरू करें या पार्किंग करना शुरू करें, सो वी कैन ऐड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू put the question to last question, one question only. So I think Janak is there, and Janak, you please speak. Last question because फिर सर का समय हो गया है, 6:30 बजने वाले। Janak. So Janak is a BNI member and a very senior member and a leader with us. Janak, please open your mic. Avinash, can you unmute Janak? Thank you, Avinash ji, keeping me unmute. It's a fantastic, sir. I'm hearing you second time, and both was like watching a Sachin Tendulkar's inning. It just tell you that one more six, one more ball to play, and you don't want him to get out. And same today I felt that you keep talking about things and enlightening us. My simple and very tiny and maybe stupid question: the younger generation, which is about to spend money, but at the same time they want to investment, obviously. And the idea, like one of the tip I got in the last question, which is very intelligently asked, that we should stop or slightly less in the gold versus on the mutual fund and SIP industries. But very, very finicky questions comes in mind, that when you're starting investing, I know, okay, if you don't have a great portfolio, but you have a mindset to invest, what are the 2 tips or whatever the 2 suggestions which you want to give the people like who's in a 35, 37 age like me, who wants to build money
But yeah, and how the invention gonna be happening over the time in the service industries, whether it's a bank or any kind of service industry. What do you see? What you foresee so it looks like? So Janak bhai, always be optimist. आज तक मैंने मार्केट में ऐसे बंदे को पैसा बनाते नहीं देखा जो पेसिमिस्ट हो. कितना भी प्रॉब्लम हो, you have to always look at the brighter side, because that sustains you during the downturn. When I started my career in 90s, our GDP and market cap was मोटा $300 billion. 2021 में वो $3 trillion के आसपास पहुंचे. सो 30 सालों में $27 billion की इंक्रीज हुई. उसकी बदौलत टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सब खड़े हुए. बट ओवरऑल वेल्थ किटी भारत की स्टॉक मार्केट में $2700 बिलियन से बढ़ी, मोटा जीडीपी के बराबर. अब 2021 से 2030 के बीच में मोटा जीडीपी $3000 बिलियन से बढ़ेगी, $3 ट्रिलियन से. मार्केट कैप भी मोटा उतना ही बढ़ेगा. सो फॉर यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 years is same as what we made in last 30 years. Now, Janak bhai, 3000 over 300 is 10 times return, and 6000 over 3000 is 2 times return. So we are not talking about percentage return. What you are talking about is the size of the opportunity. अगर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी मिलके उस $2700 बिलियन में से $300-400 बिलियन कमा पाए, तो $3000 बिलियन में से भी $300-400 बिलियन आप कमा सकते हैं. Size of the opportunity to make money over next 10 years is as good as last 30 years. ये optimism आपके पास रहना चाहिए. And as I mentioned, India is a rising tide. कोई भी अच्छी कंपनी में आप निवेश करके बैठ जाइए, कहीं पे रिटर्न जल्दी मिलेगा, कहीं पे देरी से मिलेगा. But as long as you are in a boat where governance is taken care, you will get lifted. अब बैंकिंग क्षेत्र में देख लीजिए, जिस बैंक में गवर्नेंस अच्छा था उसके शेयर ने देर सवेर रिटर्न दे दिया. जहां पे गवर्नेंस ठीक नहीं था वो देर सवेर फाइनली क्रैश हो गई. सो फोकस ऑन गवर्नेंस, बी ऑप्टिमिस्ट, and participate in this growth story over next 8-10 years, because it's going to give you same return as last 30 years. Thank you, sir. Thank you. That was apt answer, and I believe that we all believe in the Indian story. And जो अब एक thought process में change आया और छोटे शहर जैसे भोपाल या इंदौर या जिन शहरों को हम B और C टाउन कहते हैं, we are seeing a lot of people are coming for investments and youngsters are coming for investment. तो मुझे लगता है कि India will produce more 10-20 metro cities soon, or cities from smart to metro we will have soon. That scene you will, आप अगले 10 साल में बहुत सारे वाले changes भी देखेंगे. Thank you again, sir, for coming to our show, sir. It's 6:30, we exactly on time, and on behalf of Bhopal Management Association, on behalf of BNI Bhopal, and from our company Vision Business Network, we want to have thank you all, thank you Kotak, and thank you everyone.